प्यारे साथियों, क्रिया प्रैक्टिस की आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं अलग अलग परीक्षाओं से ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिन्हें परीक्षा में देखकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, चकरा जाते हैं और कंफ्यूजन में उन सवालों को फिर गलत करके आ जाते हैं। आज की वीडियो में साथियों आपके लिए क्रिया के काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आज आपको क्रिया के सवाल कराऊंगा। फिर आपके लिए क्रिया के किसी भी सवाल को सोल्व करना हलवा हो जाएगा। और अगर आपको फिर परीक्षा में कभी भी क्रिया का सवाल दिख गया तो साथियों आप उसे सेकंडों में उड़ाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दिए गए शब्दों में अकर्मक क्रिया ज्ञात कीजिए। साथियों आपको स्क्रीन पर ये 4 शब्द नजर आ रहे हैं। इन 4 शब्दों में से आपको बताना है कि कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है। साथियों क्रिया के ऊपर ही हमने इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपको और कराया था। उसके अंदर हमने आपको डिटेल में बताई थी सारी चीजें कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लेना, या फिर वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए किसी भी क्रिया को अगर हमें पहचानना है कि वो सकर्मक है या अकर्मक है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आपको क्रिया से सवाल करने हैं। क्रिया से 2 सवाल आपको करने हैं। एक तो आपको क्रिया से पूछना है क्या, और दूसरा आपको क्रिया से पूछना है किसे। तो चलिए हम अपनी क्रिया से ये दोनों सवाल करके देखते हैं। एक का भी अगर जवाब मिल जाए तो समझ लेना हमारी क्रिया सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है धोना। अब हम एक कर्ता अपनी तरफ से मान के और इस क्रिया से सवाल करते हैं। जैसे राजू कपड़े धोता है। राजू क्या धोता है? कपड़े धोता है। तो यहाँ पर हमें क्या का जवाब मिल गया। इसका मतलब धोना जो है वो एक सकर्मक क्रिया है। दूसरा शब्द है बनाना। इसको भी वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो अब हम सवाल करेंगे क्रिया से, माँ क्या बनाती है? माँ लड्डू बनाती है। तो हमें यहाँ पर क्या का जवाब मिल रहा है। बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई मेज बनाता है। तो यहाँ पर भी हमें जवाब मिल गया। इसका मतलब यहाँ भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तीसरा शब्द है तैरना। तैरना का हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पहले गोताखोर नदी में तैरता है। अब हमें यहाँ पर 2 सवाल करने हैं। गोताखोर क्या तैरता है? जवाब नहीं मिला। गोताखोर किसे तैरता है? अब भी जवाब नहीं मिला। जब क्रिया से इन दोनों सवालों को करने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब है उस क्रिया का जो फल है वो कर्म पर नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा हमारा तैरना, क्योंकि ये हमारी अकर्मक क्रिया है और यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। चलिए चौथे ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। एक वाक्य बना लीजिए कोई भी। जैसे भाई ने चिट्ठी लिखी। तो भाई ने क्या लिखी? चिट्ठी लिखी। तो यहाँ पर क्या का जवाब मिल गया, तो ये सकर्मक हो जाएगी। तो साथियों एक बात यहाँ पर आपने सीखी, जब कभी भी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया निकालनी हो तो आपको उस क्रिया से ये 2 सवाल करने हैं, क्या और किसे। बस इसके अलावा और ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। और अगर सवाल आपको गलत करना है तो फिर आप और ज्यादा सोचते रहना, फल पड़ता है नहीं पड़ता, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, वो सब सोचते रहना और सवाल गलत कराना। लेकिन अगर सवाल करना है सही तो फिर आपको बस यही बात ध्यान रखनी है जो आज मैंने सिखाई है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, वह हंसता है वाक्य में प्रयुक्त हंसना है। तो यहाँ पर जो हंसना शब्द है, जो क्रिया शब्द है, उसके बारे में बताना है कि ये किस प्रकार की क्रिया है। 4 इसके ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन चारों में से जो सही आंसर है वो बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जिस क्रिया में कर लग जाए, जैसे नहा कर, यहाँ पर कर लग गया क्रिया में। ऐसे ही खेल कर, और अगर हंसना से बनती तो ये हो जाता हंसकर। लेकिन यहाँ पर कर नहीं लगा तो इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। अब संयुक्त क्रिया के बारे में बता दें। जब 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं और एक ही क्रिया का भाव देती हैं तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पिताजी उठ बैठे। यहाँ पर उठ और बैठना 2 क्रियाएं एक साथ आ गई हैं, लेकिन दोनों क्रिया अलग अलग अर्थ ना देकर एक सम्मिलित अर्थ और भाव दे रही है। तो इस तरह की क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि क्रिया हमारी सकर्मक है या अकर्मक है, क्योंकि अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, क्योंकि संयुक्त क्रिया तो यहाँ पर आंसर नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं। और चेक कैसे करना है सकर्मक और अकर्मक को? 2 सवाल पूछने हैं, क्या और किसे। इन दोनों में से अगर कोई भी जवाब मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक है। वह हंसता है। तो अब हम सवाल पूछेंगे अपनी क्रिया से। तो वह क्या हंसता है? यहाँ पर जवाब नहीं मिला। वह किसे हंसता है? तो इसका भी जवाब नहीं मिला। इसका मतलब कर्म नहीं है और ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और जिन क्रियाओं के कार्य का फल
कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके विपरीत अगर कार्य का फल कर्ता पर ना पड़ के बल्कि कर्म पर पड़े तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4, क्रिया के भेद का सही विकल्प क्या होगा। हमारे सामने एक वाक्य हमें नजर आ रहा है और इसमें जो क्रिया दी गई है हमें बताना है कि उसका भेद कौन सा है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। देखिए पढ़वाई जो क्रिया शब्द है ये वाई प्रत्यय लगने से बना है। अगर हम इसके मूल रूप या धातु की बात करें तो ये पढ़ से बना है। पढ़ से बन जाएगा पढ़ी और पढ़ी से बन जाएगा पढ़ाई और पढ़ाई से बन जाएगा पढ़वाई। तो यहाँ पर ये जो पहली क्रिया है पढ़ी, ये बोध कराती है कि कार्य को करने वाला कर्ता स्वयं है। और ये जो दोनों क्रियाएं हैं पढ़ाई और पढ़वाई, इसका मतलब है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी और से कार्य करवा रहा है, यानी किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। तो जहां पर भी इस तरह की क्रियाएं आए, आई, वाई, आया, वाया, तो यहाँ पर आप समझ जाना कि प्रेरणार्थक क्रिया की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5, क्रिया के भेद वाला सही विकल्प ज्ञात करो। एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है, वह मेरे घर आया करता था। अब हमें इसमें बताना है कि क्रिया कौन सी है। तो अब क्रिया कौन सी ये बताने के लिए हमें ये चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारे क्रिया शब्द कौन से हैं। यहाँ पर आया और करता ये हमारे दो क्रिया शब्द हैं और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो क्रिया शब्द एक साथ आ जाएं और दोनों मिलकर के सम्मिलित रूप में एक ही क्रिया का भाव दें तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साथियों आज की वीडियो में अभी तक जो मैंने आपको समझाया है बताया है वो आपको कैसा लगा। अगर साथियों वो आपको समझ में आया है तो भाई फिर इस वीडियो को आप लाइक क्यों नहीं कर रहे, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। भाई साथियों अभी कहीं मत जाना, आगे हम क्रिया के और भी खतरनाक और चैलेंजिंग सवाल आपको कराएंगे। उन सवालों को भी मक्खन की तरह निकाल लोगे, बस वीडियो को स्किप करके मत देखना वरना आप बहुत सारी बातें मिस कर जाओगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 वाक्य आप देख सकते हैं और उन चारों वाक्यों के सामने उनकी क्रिया का भेद दिया गया है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य गलत है क्रिया की दृष्टि से। चलिए एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। चलिए इसको चेक करके बताते हैं। तो हम 2 सवाल पूछेंगे, क्या और किसे, तो हमें सकर्मक और अकर्मक का पता लग जाएगा। तो हम सवाल करते हैं माधुरी क्या पढ़ती है, माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है, इसका मतलब सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा क्या खड़ा है, जवाब नहीं मिल रहा। घोड़ा किसे खड़ा है, जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये अकर्मक है, बिल्कुल सही है। महेश खाना पकवाता है, वाता है, वाती है, वाते हैं, वाई, वाई, इस तरह की जहां भी क्रिया आ जाए प्रत्यय के साथ तो समझ लेना प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर महेश खुद खाना नहीं बना रहा बल्कि किसी और से बनवा रहा है, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। चौथा है पुलिस ने चोर को पकड़वाया, तो यहाँ पर वाया वाई आ गया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है साथियों, अकर्मक क्रिया तो ये नहीं है और यही इसका उत्तर है जो कि हमें बताना था, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 7, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो हम अपना वाक्य देख लेते हैं। वह माधव को उपहार देती है। अरे वाह, माधव के तो मजे आ गए, माधव को किसी ने उपहार दिया है। साथियों अगर आप भी मेहनत से पढ़ोगे तो कल को आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपको भी उपहार मिल जाएगा, माधव से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वाक्य में साथियों देती है जो शब्द है वो क्या है, वो क्रिया है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो फिर हमें 2 सवाल करने पड़ेंगे। किससे करने, क्रिया से करने। एक तो हमें क्या सवाल करना है, दूसरा हमें किसे सवाल करना है। तो सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल, वह क्या देती है, तो क्या का जवाब हमें मिल गया, उपहार देती है। दूसरा सवाल, वह किसे देती है, वह माधव को देती है, तो वह उपहार माधव को देती है। तो हमें क्या का भी यहाँ पर जवाब मिल गया और हमें किसे का भी जवाब मिल गया। जब एक सवाल का जवाब मिले तो एक कर्मक, अगर दोनों का जवाब मिल जाए तो द्विकर्मक। तो हमारा ऑप्शन जो नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 8, हथियाना और गरमाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हथियाना जो शब्द है साथियों ये एक संज्ञा शब्द हाथ से बना है, हाथ से हथियाना ये संज्ञा से बना है। और दूसरा शब्द है गरमाना, गरमाना यहाँ पर गर्म से बना है और यह एक विशेषण शब्द है। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द से कोई क्रिया बनाई जाती है तो उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है।
यहाँ पर हमें वो वाक्य देखना है चारों में से जिसके अंदर द्विकर्मक क्रिया है। देखिए, द्विकर्मक का मतलब है कि क्रिया से दो सवाल पूछने पर दोनों सवालों का जवाब मिल जाए तो समझ लेना द्विकर्मक क्रिया है। चलिए एक एक वाक्य देखते हैं और क्रिया से दोनों सवाल करेंगे। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। नौकर क्या पिलाता है? तो नौकर दूध पिलाता है। नौकर किसे पिलाता है? नौकर कुत्ते को पिलाता है। तो यहाँ पर दोनों सवालों का जवाब मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारी द्विकर्मक क्रिया है। चलिए बचे हुए ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। बच्चे सारी मिठाई खा गए। बच्चे क्या खा गए? सारी मिठाई। बच्चे किसे खा गए? इसका जवाब नहीं मिल रहा, बस खाली क्या का मिल रहा है। श्याम केले और अंगूर खाता है। श्याम क्या खाता है? इसका जवाब तो मिल रहा है, परंतु किसे का जवाब नहीं मिल रहा। मुकेश और महेंद्र घूमने जाते हैं। मुकेश और महेंद्र क्या घूमने जाते हैं? इसमें क्या का जवाब भी नहीं मिल रहा। मुकेश और महेंद्र किसे घूमने जाते हैं? यहाँ पर तो कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये वाली तो हमारी अकर्मक क्रिया है। और ये जो तीनों वाक्य हैं ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, जिनमें से ये दोनों जो हैं वो एक कर्मक हैं और ऊपर की जो क्रिया है वो हमारी द्विकर्मक है। 10वां सवाल, द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया के बारे में 4 बातें कही गई हैं। हमें बताना है कि इन चारों बातों में से कौन सी बात सही है। देखिए, इन चारों बातों को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा। फिर हम उस उदाहरण से आसानी से समझ पाएंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। साथियों, उदाहरण के तौर पर हमने एक वाक्य लिया, अध्यापिका ने छात्र को इनाम दिया। अब हम इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए एक एक कथन को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पहले कथन को चेक करते हैं। प्रथम व द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। तो इसमें पहले कर्म निकाल लेते हैं। अध्यापिका ने छात्र को इनाम दिया। क्या दिया? इनाम दिया। अध्यापिका ने किसे दिया? छात्र को दिया। तो यहाँ पर छात्र और इनाम दो हमारे कर्म हो गए। तो ये कह रहा है प्रथम और द्वितीय दोनों कर्म अप्राणीवाचक है। नहीं, ये गलत कथन है, क्योंकि पहला जो हमारा कर्म है वो यहाँ पर प्राणीवाचक है और दूसरा अप्राणीवाचक है। तो यानी ये वाला जो कथन है वो गलत है। दूसरा, प्रथम व द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। ऐसा भी नहीं है, दोनों प्राणीवाचक नहीं होते हैं, ये भी गलत है। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक और द्वितीय प्राणीवाचक होता है। जो प्रथम कर्म है ये वाला वो कैसा है? अप्राणीवाचक है, और जो द्वितीय कर्म है वो प्राणीवाचक है। ये तो ऐसा नहीं दिख रहा, ये तो बात गलत साबित हो गई। चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम कर्म प्राणीवाचक और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। यही बात हमें सही नजर आ रही है अपने वाक्य के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कर्म है वो है प्राणीवाचक और दूसरा जो कर्म है वो है अप्राणीवाचक। तो यही साथियों हर वाक्य में होता है। आप चाहे कोई सा भी वाक्य बना लो, हमेशा द्विकर्मक क्रिया में पहला जो कर्म है वो प्राणीवाचक होगा और दूसरा जो कर्म है वो अप्राणीवाचक होता है। और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, गोविंद ने अजीत को जगाया। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है बताना है कि इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो साथियों सबसे पहले हमें देखना है कि इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। देखिए, गोविंद और अजीत तो हमारे संज्ञा शब्द हैं, तो क्रिया शब्द कौन सा है? जगाया। जगाया जो शब्द है वो जग धातु से बनता है और जग से बनता है जगा। जगा से बनेगा जगाया और फिर बन जाएगा जगवाया। तो मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया था, अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो साथियों, जो नीचे वाले जो दोनों क्रियाएं हैं इसमें पता चलता है कि जो कर्ता है हमारा वो स्वयं कार्य में संलग्न नहीं है, खुद कार्य को नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से करवा रहा है। तो जहां कहीं भी ऐसा हो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, बताना है कि इनमें से किससे जो कृदंत क्रिया है वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर पहले तो यही पता होना चाहिए कि कृदंत क्रिया कहते किसे हैं और फिर प्रभावित होने का क्या मतलब है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको कृदंत क्रिया के बारे में पहले बता देता हूं, फिर अपने सवाल को करेंगे। कृदंत क्रिया का मतलब है साथियों, जब किसी धातु शब्द में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं और उससे एक नई क्रिया बन जाती है तो उसको ही हम कृदंत क्रिया बोल देते हैं। जैसे लिख एक धातु है, इसके अंदर हमने ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखता। ये क्या हो गया? ये एक कृदंत हो गया। और ऐसे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं उनको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। आपने अगर प्रत्यय पढ़े हो तो वहां पर पढ़ा होगा। देखिए साथियों, वैसे तो कृदंत क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनके भेद बताएं तो ये 4 भेद हो सकते हैं। वर्तमान कालिक कृदंत, जब किसी धातु में कोई प्रत्यय लगाया जाता है और उससे वो जो क्रिया है वर्तमान काल की हो जाए। जैसे कर में हमने ता जोड़ दिया तो करता हो गया, ऐसे ही पढ़ में ता जोड़ दिया पढ़ता हो गया, या पढ़ रहा है हो गया। तो ये हमें वर्तमान काल के बारे में बताती हैं, वर्तमान कालिक कृदंत हो जाएंगे। ऐसे ही भूतकालिक कृदंत हो जाएगा, यानी जो क्रिया भूतकाल की बन जाए प्रत्यय लगाकर, जैसे कि सोया या सोया था, इस तरह की जो क्रिया होंगी।
भविष्य में गा के लग जाएगा, जैसे सोऊंगा, खाऊंगा, तो खाऊंगा, खाएंगे। तो इस तरह की जो क्रिया होती हैं वो भविष्यकालिक हो जाएंगी। पूर्वकालिक में आपको पता है ये कर जोड़ देते हैं, नहाकर, धोकर, पढ़कर, खेलकर, उठकर, लेटकर। तो ये होते हैं साथियों कृदंत। चलिए अब अपने सवाल की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर हमें बताना था कि जो कृदंत क्रिया होती है वो किससे प्रभावित होती है। इसको करने के लिए साथियों हम उदाहरण के लिए एक वाक्य ले लेते हैं, फिर हमें ये चेक करना आसान हो जाएगा कि कृदंत क्रिया किससे प्रभावित होती है। चलिए हम वाक्य को देख लेते हैं। लड़का पार्क में खेलता है। तो यहाँ पर हम इस वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष को बदल बदल कर चेक करते हैं कि हमारी जो कृदंत क्रिया है वो प्रभावित होती है या नहीं। तो पहले हम लिंग बदल कर चेक करते हैं। लड़का की जगह हम लड़की कर देते हैं, तो यहाँ पर खेलता की जगह खेलती हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लिंग से तो प्रभावित हो रही है हमारी कृदंत क्रिया। इसके बाद हम चेक करते हैं अपने वचन से। तो लड़का की जगह हम कर देते हैं बच्चे, बहुवचन कर देते हैं, ये एक वचन है। जब हम यहाँ पर बच्चे लिखते हैं तो बच्चे पार्क में क्या हो जाएगा, खेलते हो जाएगा। खेलता से खेलते हो गया। इसका मतलब कि वचन से भी यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। अब रह गया पुरुष, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, जैसे मैं पार्क में खेलता हूँ, तो जब हम उत्तम पुरुष का यूज करते हैं तो क्या आता है, खेलता। अब हम अगर इसका पुरुष बदल दें, अब हम कर दें वे, तो ये होता है हमारा अन्य पुरुष। वे पार्क में खेलते हैं, तो यहाँ पर खेलते हो जाएगा खेलता से। तो यहाँ पर भी परिवर्तन दिखाई दिया, प्रभाव नजर आया। कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग, वचन और पुरुष तीनों ही से यहाँ पर हमारी जो कृदंत क्रिया है वो प्रभावित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्द को नाम धातु क्रिया में परिवर्तित करो। तो नाम धातु क्रिया में परिवर्तित करना है। शब्द है हमारा फिल्म। फिल्म एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिल्म से बन जाता है एक शब्द फिल्मी। तो फिल्मी जो शब्द है वो विशेषण शब्द हो जाएगा साथियों। फिल्मियाना यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं होता, ये गलत शब्द है। इससे बन जाएगा फिल्माना। यही हमारा यहाँ पर नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को कहते हैं। पूर्ण क्रिया से मतलब साथियों यहाँ पर मुख्य क्रिया की बात हो रही है। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जिसमें हम कर लगा देते हैं, जैसे नहाकर, खाकर, बोलकर, चलकर, उठकर, इस तरह की। प्रश्न नंबर 15, आज का अंतिम सवाल, वाक्य रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों 4 कथन दिए गए हैं अलग अलग, और इन 4 कथनों में से बताना है कि क्रिया की दृष्टि से या वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन सही है, एक गलत है, वही पहचानना है। इन सभी कथनों को चेक करने के लिए साथियों हमें उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लेना पड़ेगा, फिर हम एक एक कथन को आसानी से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण के तौर पर वाक्य ले लिया, गीता ने अपने मंगेतर को घड़ी दी। तो हम अब एक एक करके अपने कथन को चेक करते हैं। सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है। पहले इस वाक्य में साथियों हमें कर्म और क्रिया को देखना है। दी जो है वो यहाँ पर क्रिया शब्द है। इसके अलावा क्या दी, घड़ी दी, तो ये हमारा कर्म हो गया। और किसको दी, मंगेतर को दी, तो मंगेतर भी यहाँ पर हमारा कर्म हो गया। इसके अलावा गीता जो है वो यहाँ पर वाक्य में कर्ता है। तो पहले कथन के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कि कर्ता कहाँ है और कर्म कहाँ है। तो ये हमारा कर्ता है और कर्ता के बाद हमारे दोनों कर्म आ गए और उसके बाद हमारी क्रिया है। सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है। सामान्य वाक्य में ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमेशा क्रिया विशेषण क्रिया से पहले ही आता है। अगला कथन है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें हम कर लगा देते हैं और वो हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आती है, यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। चलिए जो दूसरा कथन है उसको भी चेक कर लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो गौण कर्म, गौण का मतलब होता है कम इंपॉर्टेंट। जो कम इंपॉर्टेंट जो कर्म है वो पहले आता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कर्म है वो बाद में आता है। यानी बाद में जो भी कर्म आ रहा है वो मुख्य ही है। गीता ने अपने मंगेतर को, तो मंगेतर जो है यहाँ पर ये गौण कर्म है और मुख्य कर्म क्या है, घड़ी है, घड़ी दी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट घड़ी देना है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा मुख्य कर्म है। तो यहाँ पर ये बात गलत कही गई है कि मुख्य कर्म पहले आता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो में जो कुछ पढ़ाया समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाया हुआ समझ आया हो, तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों साथियों में शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जल्द मिलेंगे साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।